इमेजिन करिए कुछ कंट्रीज को जो कि सेंचुरीज तक डेडली वॉर्स फाइट करती हैं एक दूसरे के साथ, एंड देन सडनली दे डिसाइड टू बिकम फ्रेंड्स, ट्रेड टुगेदर एंड इवन शेयर द सेम करेंसी। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? बट यही एग्जैक्टली हुआ था यूरोप में, और ऐसे ही बनी थी यूरोपियन यूनियन। हाई एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, यस यू गेस्ड इट राइट, यूरोपियन यूनियन। कैसे बनी थी, क्या होती है, सब कुछ देखेंगे हम इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। फॉर ईयर्स एंड ईयर्स यूरोपियन कंट्रीज वर एट वॉर विद ईच अदर, और बिगेस्ट राइवल्स कौन थे? फ्रांस एंड जर्मनी। उन्होंने इतने वॉर्स लड़े थे कि उनके बीच में कभी पीस होगी ये इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल था। फिर आया वर्ल्ड वॉर्स 1914 टू 18, देन 1939 टू 45, जिसने यूरोप को और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में लीव किया। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, इकोनॉमीज कोलैप्स्ड, एंड सबको रियलाइज हो गया था दैट इनफ इज इनफ। द लीडर्स ऑफ यूरोप न्यू दैट इफ दे केप्ट फाइटिंग दे वुड डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें ऐसा कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं हम साथ में ट्रेड करना शुरू कर दें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। क्यों ना हम लोग एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाए, ताकि जो वॉर है वो इम्पॉसिबल हो जाए कंट्रीज के बीच में। एंड दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन वॉज बॉर्न। और यूरोपियन इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है कोल एंड स्टील अग्रीमेंट से 1951 में। बट वाई कोल एंड स्टील? बिकॉज यही दो चीज़ें होती हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स होती हैं किसी भी वॉर की। गन्स, टैंक्स, बॉम्ब्स सब इन्हीं से बनते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर कंट्रीज एक दूसरे के कोल और स्टील प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगी तो वो सीक्रेटली वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्मार्ट मूव, राइट? तो 1951 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग, इन 6 कंट्रीज ने मिलकर क्रिएट की यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिटी। दिस कम्युनिटी वॉज सो सक्सेसफुल दैट दीज 6 कंट्रीज थॉट कि हम यहाँ पर क्यों रुकें। तो 1951 में कोल एंड स्टील अग्रीमेंट की सक्सेस के बाद 1957 में एक नई कम्युनिटी का जन्म हुआ, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो इन्हीं 6 नेशंस ने 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन की और क्रिएट करी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका गोल था इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, गुड्स, सर्विसेज और पीपल का फ्री मूवमेंट अलाउ करना, और एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली ग्रो करना। इस कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव था यूरोप को स्ट्रॉन्ग बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जुड़ती गई और उनको रियलाइज़ होने लगा कि दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। दिस एग्रीमेंट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। 1990s में यूरोपियन कंट्रीज़ को लगा कि हमें ट्रेड एग्रीमेंट से ज़्यादा कुछ चाहिए। दे वॉन्टेड अ डीपर कनेक्शन, अ सिंगल मार्केट, शेयर्ड पॉलिसीज एंड इवन अ कॉमन करेंसी। तो 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर इन्होंने ऑफिशियली क्रिएट करी यूरोपियन यूनियन, जिसके गोल्स थे एक सिंगल मार्केट क्रिएट करना जहाँ पर फ्री ट्रेड होगा, फ्री मूवमेंट होगा लोगों का, गुड्स का, कैपिटल का। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर टैक्सेस नहीं लगाएगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। साथ ही साथ एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी उन लोगों ने एक्सपेक्ट करी, और यूरोपियन यूनियन की सारी मेंबर कंट्रीज के लिए एक सिंगल करेंसी, दैट इज द यूरो, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड। एंड विद दीज कंडीशंस द यूरोपियन यूनियन वॉज बॉर्न। तो यूरोपियन यूनियन वॉज लाइक अ फैमिली ऑफ नेशंस, बट इट वॉज नॉट अ सिंगल कंट्री। हर कंट्री की अपनी खुद की गवर्नमेंट थी, बट उन्होंने कुछ कॉमन पॉलिसीज पे अग्री करना, उनको फॉलो करने का अग्रीमेंट किया हुआ था। जो सिंगल करेंसी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो एक्चुअली में इंट्रोड्यूस हुआ 1999 में। इट वॉज द बिगेस्ट स्टेप इन यूरोपियन यूनिटी जब इंट्रोडक्शन हुआ यूरो का। इमेजिन 19 कंट्रीज यूजिंग वन करेंसी इंस्टेड ऑफ मैनी। इससे क्या हुआ? ट्रेड ईजियर हो गया, प्राइसेस स्टेबल होने लगे, एंड यूरोप एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया। बट ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज ने यूरो को अडॉप्ट कर लिया एज देयर नेशनल करेंसी। जैसे कि यूके, स्वीडन और डेनमार्क, इन लोगों ने अपनी खुद की करेंसीज ही रखी। जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन सक्सेसफुल हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज उसको ज्वाइन करना चाहती थी। 1951 में यूरोपियन यूनियन स्टार्ट हुआ था 6 कंट्रीज से, जो कि 27 कंट्रीज में ग्रो हो गया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक बना। इन 2004 10 कंट्रीज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन, मेकिंग इट द लार्जेस्ट एक्सपेंशन इन हिस्ट्री। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आता है रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, दैट इज ब्रेक्सिट। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन यूनियन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी वो सब इससे खुश थी। कुछ कंट्रीज थी जिनको लगा कि यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एंड वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ पे ज़्यादा कंट्रोल चाहते थे। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल था यूनाइटेड किंगडम। 2016 में यूके ने यूरोपियन यूनियन को लीव करने के लिए वोट किया इन अ रेफरेंडम कॉल्ड ब्रेक्सिट, दैट इज ब्रिटेन प्लस एक्सिट। ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद यूनाइटेड किंगडम्स ने ऑफिशियली 2020 में लीव किया था यूरोपियन यूनियन को। एंड द फन फैक्ट इज कि ये पहली बारी था जब किसी कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को
लीव किया था। बहुत लोगों को डर लग रहा था, लीडर्स को, कि हो सकता है ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दे, बाकी लोग भी इसको लीव करने लग जाए। बट ऐसा कोई भी कुछ नहीं हुआ है। नो अदर कंट्री हैज़ लेफ्ट सो फार एंड यूरोपियन यूनियन इज स्टिल वर्किंग परफेक्टली फाइन। नाउ ये वर्क कैसे करती है यूरोपियन यूनियन, क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेट्स सी। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि इट इज़ नॉट अ कंट्री इटसेल्फ, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ये कंट्री तो नहीं है, बट इसके खुद के गवर्नमेंट लाइक सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो कि इसके लिए लॉज बनाता है, जैसे कि एक नेशनल पार्लियामेंट बनाता है एक नेशन के लिए। देन देयर इज यूरोपियन कमीशन जो कि यूरोपियन यूनियन को रन करती है, जैसे कि गवर्नमेंट। एंड यूरोपियन काउंसिल जहाँ पर जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स होते हैं वो बिग डिसीजंस लेते हैं। देन देयर इज अ यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि यूरो करेंसी को कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक क्राइसिस। काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे कि ग्रीस को डेट एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम से स्ट्रगल करना पड़ा। देन देयर वर माइग्रेशन इशूज़। देयर इज़ अ रिफ्यूजी क्राइसिस जिसने बहुत ज़्यादा टेंशंस क्रिएट करी यूरोपियन यूनियन में। देन पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स बिकॉज देर आर सो मैनी कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन एंड इट इज़ definitely not possible that all the countries will agree on anything you propose. So countries don't always agree on policies, so there is a political disagreement. Then there is rising nationalism, that some nations feel that they should have more independence. They don't want to be controlled by European Union. They feel suffocated by the restrictions placed by European Union on them. So this is a problem that is faced by the European Union. And due to these reasons, there are certain countries that choose to stay out of the European Union. The future of European Union is difficult to predict. We never know कि और ज़्यादा कंट्रीज आके ज्वाइन करेंगी, क्या और कोई कंट्री ब्रेक्सिट के बाद कोई और कंट्री लीव कर देगी यूरोपियन यूनियन को, क्या यूरोपियन यूनियन को लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बन जाना चाहिए। सिर्फ टाइम बताएगा कि यूरोपियन यूनियन फ्यूचर में क्या शेप लेने वाली है, क्या होने वाला है। बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूरोप इकोनॉमी। इसने पूरे वॉर ऑन यूरोप को एक पीसफुल यूनाइटेड इकोनॉमिक पावर में कन्वर्ट किया, एक लार्जेस्ट सिंगल मार्केट क्रिएट की वर्ल्ड में, यूरो को इंट्रोड्यूस किया, ट्रेड को सिंप्लीफाई किया, लोगों का फ्री मूवमेंट अलाउ किया, जिससे ट्रेवल वर्क सब चीज़ें वहाँ के लोग के लिए ईजी हो गई। एंड इट गेव यूरोप अ स्ट्रॉन्ग वॉइस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। एंड इवन यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस प्राइज भी मिला था 2012 में फॉर मेंटेनिंग पीस इन यूरोप। So, according to me, the European Union is one of the greatest experiments in international cooperation. It is the greatest example that countries, despite the differences, एक साथ काम कर सकती हैं for peace, trade and economic growth. Challenges तो definitely हैं, but the European Union remains one of the most powerful economic and political alliances in the world. I really hope this video helped you to know and understand European Union from my perspective, and feel free to share your perspective in the comment section. Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care.